everyone, welcome to NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agarwal and I'm your business studies trainer. I hope सबने लास्ट वीडियो देखा होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड विल स्टार्ट विद पार्ट 2. Okay, the topics that we are going to cover today is types of economic activities. First, I'm going to tell you what are the different types. Then I'm going to explain about business, profession and employment. ये तीनों होते क्या हैं? And then I'm going to explain you about difference between business, profession and employment. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली तो हम डिफरेंस लिख लेंगे एग्जाम में. नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले. डिफरेंस को भी आप उतने ही प्रॉपरली पढ़ोगे और जैसे मैंने बताया था बेसिस के हिसाब से कि किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है. मीनिंग पूछा है और जो भी जिस बेसिस पे पूछा है उस हिसाब से आप डिफरेंशिएट करोगे. सो मैं फिर से आज बताऊंगी एंड लेट्स बिगिन. Okay, so types of economic activities. If you remember, just a quick revision. Economic activities वो activities होती हैं जो हम perform करते हैं with the motive of earning money, पैसे कमाने के लिए. जैसे मैंने बताया था, कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, कोई फार्मर फील्ड में काम करके क्रॉप्स ग्रो करके उसको सेल कर रहा है, कोई अपना व्हीकल चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, राइट. सो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था और उसी की कैटेगरी हम पढ़ेंगे. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी. जैसे मैंने आपको बताया, generally people engage themselves in such activities on a regular basis and are said to be engaged in their occupation. व्यवसाय, लोग, एक वर्ड यहाँ पे बहुत बार आपने पढ़ा होगा, रेगुलर बेसिस. बार बार इस पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है. सो बिजनेस की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हम रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं. जैसे आपने OLX में जाके अपनी पुरानी कार सेल कर दी और उसके बदले में आपको एक पैसा मिल गया, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने कोई बिजनेस किया है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की है. क्यों? क्योंकि वो चीज़ जब तक रेगुलरली नहीं होगी तब तक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आएगी. ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रोफेशन, सेकेंड एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज बिजनेस. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. विल स्टार्ट विथ बिजनेस फर्स्ट. हम सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करेंगे. हम सभी जानते होंगे, हमारी फैमिली में भी बहुत लोग बिजनेस करते हैं. तो बिजनेस का यहाँ पे बेसिक मतलब क्या होता है, देखिए, या तो गुड्स को लोग बनाते हैं. अगर हम एक बिजनेस की बात करें, हमारा एक बिजनेस है, बिजनेस का मोटिव क्या होता है, ईदर दे प्रोड्यूस गुड्स और दे प्रोक्योर गुड्स. अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ. या तो गुड्स खुद बनाए जाते हैं और फिर बेचे जाते हैं, या तो गुड्स कहीं से बने बनाए लोग लेके आते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बेचते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं. और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट और मनी. सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. एग्जैक्टली होता क्या है. Business refers to an occupation in which goods and services are either produced or procured. Produce word तो आप लोग समझ रहे होंगे, गुड्स को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. प्रोक्योर करना, कहीं से लेके आना. जैसे कुछ लोग बने बनाए प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं कम दाम में, फिर उसको दाम बढ़ा के क्या करते हैं, बेचते हैं, राइट. हर कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, लेकिन जो गुड्स प्रोक्योर कर रहा है वो भी बेच रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे, बिजनेस ही बोलेंगे, ठीक है. सो या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर प्रोक्योर किया जाता है एंड सोल्ड इन रिटर्न ऑफ मनी, और पैसों के बदले में हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं. इट इज कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस. फिर से ये वर्ड आ गया, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को भी. हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी पढ़ेंगे कि ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. अगर ये कोई भी ट्रांजैक्शन वन टाइम हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा. सिंपल सी बात है, ये ट्रांजैक्शंस रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए. एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और इनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाना. जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, जैसे कोल माइंस वगैरह हो गई, निकाल रहे हैं, गोल्ड माइंस हो गई, डायमंड माइंस हो गई. देन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं.
ट्रेडिंग आ जाता है, ट्रेडिंग में आप सामान कहीं से ला रहे हो, बेच रहे हैं, उसको ट्रेडिंग बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। जैसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे, मतलब एक जगह होती है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरी जगह होती है जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होना है। देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ये आगे भी पढ़ेंगे, तो ये एक तरीके का कीवर्ड बता रही हूँ आपको कि गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाया जाता है। प्रोडक्शन जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो फैक्ट्रीज होती है वो शहर के बाहर होती है, राइट, और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कोई कंज्यूमर एक जगह तो नहीं होता। तो अब हमें गुड्स को क्या करना होता है, जो प्रोडक्शन की प्लेस होती है उसको कंजम्पशन की प्लेस तक पहुँचाना होता है, और ये काम कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन से होगा, राइट। देन गुड्स को स्टोर करना पड़ता है। अब जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तुरंत तो नहीं बिक जाते कि इधर गुड्स प्रोड्यूस हुए और कंज्यूमर के पास पहुंचे और गुड्स क्या हो गए, सेल हो गए, ऐसा तो नहीं होता। जो प्रोडक्शन और सेल के बीच में क्या होता है, टाइम होता है। अगेन प्रोडक्शन और सेल के बीच में क्या होता है, टाइम होता है। इसी टाइम गैप को पूरा करने के लिए हम गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं। वेयर हाउसेस क्या होते हैं, गोडाउन होते हैं, जिसको हम बिजनेस की टर्म में क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, WAREHOUS ही वेयर हाउस बोलते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, लोगों के वेयर हाउसेस होते हैं जिसको वो रेंट पे देते हैं और लोग वहाँ पे गुड्स रखते हैं। बैंकिंग का काम हो गया जहाँ पे फाइनेंस की सारी चीज़ें होती हैं, एंड इंश्योरेंस हो गया, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस कैटेगरी में आती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आती हैं, ओके। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। यू कैन सी द पिक्चर्स। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता, राइट, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, राइट। सो यहाँ पे भी वही दिया, पर्सन में नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। एक पर्सन जरूरी नहीं है कि वो हर एक फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। So we require services of others who specializes in one field or another. इसीलिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो एक फील्ड या उससे ज़्यादा फील्ड में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब उनके पास उस चीज़ से रिलेटेड की नॉलेज होती है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, राइट, लॉयर के पास जाते हैं लीगल सपोर्ट के लिए, राइट, टीचर के पास जाते हैं एजुकेशन के लिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें किसमें, हम शेफ़, देखो यहाँ पे फोटोज़ मैंने दी हुई है, शेफ़ हैं, डॉक्टर्स हैं, राइट, लॉयर्स हैं। सो ये लोग क्या हो रहे हैं, ये लोग किसी ना किसी प्रोफेशन में क्या है, एंगेज्ड है। वाई दे आर कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज दे हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग। उनके पास उस चीज़ से रिलेटेड की एक नॉलेज है, अलग स्किल सेट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से की जाती है। दैट्स वाई दे आर कैटेगराइज्ड अंडर एज प्रोफेशन। Thus, profession refers to an occupation which requires specialized knowledge। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि हम हर एक प्रोफेशनल का जो प्राइमरी मोटिव है, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर हमें ट्रीट करके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉयर्स हमें लीगल सपोर्ट करके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो जो भी सर्विसेज के लिए इन लोगों ने नॉलेज ली है, उस सर्विस को ये लोग अच्छे से क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। अ प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट्स एवरी प्रोफेशन। नाउ यहाँ पे बोल रहा है हर एक प्रोफेशन को एक प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट करती है। जैसे डॉक्टर्स का अपना एक एसोसिएशन होता है, लॉयर्स का अपना एक एसोसिएशन होता है, जहाँ से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ते हैं। These professionals have a code of conduct। Now ये वर्ड है जो मैंने आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, उसी को बिजनेस की टर्म में क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बोलते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि वो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वही इन्हें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। एंड इन बिजनेस टर्म्स इट इज़ नोन एज कोड ऑफ कॉन्डक्ट। एंड ये जो भी प्रोफेशनल बॉडी है, मतलब इनके जो भी एसोसिएशन होते हैं, जैसे लॉयर्स है, लॉयर्स का अपना जो बार एसोसिएशन है, वो लोग क्या करते हैं, लॉयर्स से रिलेटेड जितनी भी कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि ब्रैकेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस, याद रखिएगा मीनिंग। सो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, बना के देते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनको ये सारी चीज़ें उन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। जैसे एक रूल है
कि अब हम फीटिसाइड नहीं चेक कर सकते कि अगर एक मदर बनने वाला है कोई तो उसके वूम में एक लड़का है या लड़की है, हम ये नहीं टेस्ट कर सकते। तो ये क्या है, एक एसोसिएशन का रूल है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, दैट हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, वहाँ से आती हैं। सो प्रोफेशन जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स और ट्रेनिंग होती है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to an occupation in which a person works regularly for another. Okay. Employment में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो रेगुलरली किसी और के लिए काम करता है। जिसके लिए काम करता है वो पर्सन एम्प्लॉयर कहलाता है, EMPLOYER। अगेन, जिसके लिए काम कर रहा है that person is known as employer, and the person who is working is known as employee. Okay, जिसके लिए काम कर रहा है that person is known as employee. Okay, and जो ये वर्क करते हैं this process is known as employment. Okay, employment refers to an occupation in which a person works regularly for another person and उसके बदले में उसको क्या मिलता है, wages और salary. Okay, then government servants, company executives, government servant सरकारी नौकर जिसको बोलते हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स जो कंपनीज में काम करते हैं, बैंक ऑफिशियल्स जो बैंक में काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, दे आर सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। इनको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट में, क्यों, क्योंकि ये किसी और के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको सैलरी या वेजेस मिलती है। इन एम्प्लॉयमेंट दे आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग वर्क टू बी परफॉर्म। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती है, मतलब आपसे बोला जाएगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अच्छा आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतने टाइम के लिए काम करना है, राइट, आपको टारगेट्स अचीव करने हैं। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है। जैसे उसकी वेजेस एंड सैलरीज हो गई, कितने घंटे काम करेगा, कैसे वर्क परफॉर्म करेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। द एम्प्लॉयर हु ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली डिसाइड दीज कंडीशंस। तो जो एम्प्लॉयर होता है जिसने एम्प्लॉय को जॉब दी है, राइट, तो जो एम्प्लॉयर है नॉर्मली वही होता है जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करता है, डिसाइड करता है। द पर्सन सीकिंग अ जॉब मस्ट ज्वाइन द वर्क ओनली आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो पर्सन जॉब करने के लिए हाँ करता है उसको तभी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए जब वो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब आप सैलरी से सेटिस्फाइड हो, वर्किंग आवर्स से सेटिस्फाइड हो, क्या काम है उससे सेटिस्फाइड हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है उससे सेटिस्फाइड हो। व्हेन एम्प्लॉय सेटिस्फाइड तभी उसको वो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। द रिम्यूनरेशन, तो यानी जो पैसे मिलते हैं ना काम करने पे, सैलरी और वेजेस, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेशन। पेबल टू एन एम्प्लॉय इज फिक्स्ड एंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड सैलरी। तो जो भी एम्प्लॉय होता है उसका रिम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है और उसको वेज या सैलरी के तौर पे किया जाता है। Okay, let's move ahead. Difference between business profession and employment. Now, basis of difference मैंने फिर दिया है, मैं आपको स्टार्टिंग में यही बता रही थी, जिस बेसिस पे दिया होगा हेडिंग उसी बेसिस पे आपको डिफाइन करना है। पहला बेसिस क्या दिया है, नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे किस तरीके का नेचर क्या है काम का। बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, किसके बिहाफ पे, रिटर्न में, मनी के रिटर्न में। हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें मनी मिले। प्रोफेशन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो कि अपनी फीस चार्ज करता है विद डिस्क्रिशन टू वर्क। डिस्क्रिशन टू वर्क का मतलब होता है कि उसके पास, मतलब वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, फीस चार्ज कर सकता है काम के अकॉर्डिंग। तो उसके पास राइट है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से आपसे फीस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर विथ नो डिस्क्रिशन। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो एम्प्लॉयर बोलेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है।
क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपके पास कोई डिग्री हो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन, प्रोफेशन में एजुकेशन और ट्रेनिंग उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए बहुत ही नेसेसरी है। एम्प्लॉयमेंट, हमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, मतलब जिस एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिस तरीके की आप जॉब करने जा रहे हैं या नौकरी या काम करने जा रहे हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, और कितना पैसा लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा नेचर, मतलब किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं आप, और साइज़ क्या है और स्केल क्या है, मतलब कौन सा बिजनेस कर रहे हो, लार्ज बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्केल में बिजनेस कर रहे हो, और साइज ह्यूज एम्पायर बना रहे हो अभी, कि छोटा सा एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। सिंपल सी बात है, अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो कम पैसे लगेंगे, ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनिशियली नहीं होती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमें बिल्कुल भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम किसी और के अंडर जाके काम कर रहे होते हैं। मोटिवेशन, अब बिजनेस का मोटिवेशन क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स, इनका मेन मोटिवेशन होता है कैसे इनको काम करने की वो खुशी मिलती है, प्रॉफिट अर्न करके, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके कस्टमर्स को। प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी फीस चार्ज करता है, राइट, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में वो फीस क्या करता है, चार्ज करता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में मोटिवेशन कैसे होता है, उनको एक फिक्स वेज या सैलरी हर मंथ मिलती है। रिस्क, बिजनेस में रिस्क होता है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी अनसर्टेन, मतलब कभी हो सकता है कभी प्रॉफिट ना हो। प्रोफेशन में एक तरीके की फिक्स इनकम होती है। लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आप अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तभी आपकी इनकम कम होती है, अदरवाइज प्रोफेशन में भी लोग पैसे अच्छे से अर्न कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट में सबसे रिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि हर महीने आपको फिक्स सैलरी या आपकी जो भी वेजेस है वो आपको मिलती ही मिलती है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेस के लिए कोई ऐसा स्पेशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या कोई एसोसिएशन नहीं बनाया गया है। प्रोफेशन के लिए बहुत रिजिड कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उसी के हिसाब से उन्हें काम परफॉर्म करना है। एम्प्लॉयमेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जिसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें वी हैव स्टडीड बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जिसमें हम गुड्स को या तो प्रोक्योर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रोफेशन, उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एक स्पेशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो उनके प्रोफेशनल एसोसिएशंस के द्वारा बना होता है और हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। देन हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं वो पर्सन एम्प्लॉयर कहलाता है, और जब आप दूसरे के लिए काम करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय कहलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइन करना होता है, और कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फिर हमने डिफरेंशिएट पढ़ा। डिफरेंशिएट में मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में और प्रोफेशन में। So that's all for today. If you have any inquiry, you can call at this number, okay? Or you can visit our website, which is there on the screen itself. अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हो तो आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे या इस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।